आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर देश दीपक। रुकना राही का काम नहीं, चलो अभी विश्राम नहीं, मंजिल अब खड़ी पुकार रही, बढ़ते जाओ वह दूर सही। जी हाँ, रचनाकार ने बहुत खूब लिखा है, पर आज के परिप्रेक्ष्य में इसे समझें तो रुकना, विश्राम करना, घर में रहना ही आज के समय की मांग है। और जितनी जल्दी हम इसे समझेंगे, उतनी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ। आज कोरोना के इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा, और मेरे साथ हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर देश दीपक। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार प्रियंका जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम। मेरा नमस्कार जी डॉक्टर, आज अगर देखें तो आज एक और महत्वपूर्ण फैसला आया है कि केंद्र सरकार ने जो मौजूदा लॉकडाउन है उसकी अवधि 4 मई से 2 और सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। तो अगर देखा जाए अब 2 सप्ताह और आपको घरों में रहना है, तो इतनी बड़ी अवधि में जब घर में रहना पड़ता है तो मानसिक तौर पर किस तरह से आपको डील करना चाहिए? जो एंजाइटी होती है, जो भय है, उससे किस तरह से निपटा जाए? जी देखिए, इस पेंडेमिक में हमें यही सिखाया है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे जरूरी है, वो यही है कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे झेलते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या प्राइवेट एजेंसीज हैं, वो सभी अपना काम कर रही हैं और सभी लोग इसको नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइम जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पब्लिक एट लार्ज है, हम लोग जो जनता है, हम क्या करना चाहिए? तो बिसाइड्स जिस बातों को हम बार बार दोहराते हैं, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, उसके अलावा जो करना चाहिए वो अपना स्ट्रेस को मैनेज करना। अगर हमने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया तो आप समझ लीजिए कि हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। स्ट्रेस को मैनेज करने के स्ट्रेस, देखिए पहली बात, स्ट्रेस क्यों होता है? मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस है इस टाइम वो है एक फियर ऑफ अननोन, कि कहीं क्या मैं संक्रमित हो जाऊंगा जी। क्या मेरे को संक्रमित, जब मैं संक्रमित हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? क्या मैं ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाऊंगा? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ कोई दुर्घटना घट जाए? तो ये जो चीजें हैं, जब इस तरह की चिंताएं हमें सताने लगती हैं, और ये देखिए, ये सिर्फ जनता के लिए नहीं है, जो कर्मी इसमें कार्यरत हैं वो सब भी बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी जो है, देखिए इसमें अपने आप को प्रिकॉशन या प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है, और प्रोटेक्शन लेके जब आप काम करते हैं तो जिस टाइम आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर काफी मानसिक तनाव होता है, क्योंकि हर क्षण आपको लग रहा होता है कि कहीं मैं इससे संक्रमित ना हो जाऊं। आप समझिए, इसकी हम तुलना कर सकते हैं जिस प्रकार एक फौजी जब युद्ध क्षेत्र में होता है और जब वो तो उसको एक मानसिक तनाव हो सकता है कि भाई किसी भी वक्त मुझे गोली लग सकती है। तो इसलिए तनाव को, जो आपने कहा, तनाव को या स्ट्रेस को अपने डील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऑलरेडी हम 40 दिनों से लॉकडाउन में हैं, 2 हफ्ते और है, तो आज ये खबर आई है बड़ी, तो डेफिनेटली कुछ लोगों को इससे स्ट्रेस होगा कि अरे हमें 2 हफ्ते और स्ट्रेस में और लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, हम अपने काम पे नहीं जा पाएंगे, हमारे अनेक चिंताएं हैं, बहुत से लोग हैं। क्या करें डॉक्टर इसके लिए, इससे तनाव मुक्त होने के लिए क्या किया जाए? जी, तो सबसे पहले तो यही है कि आप ये सोचें कि जो हम ये 2 हफ्ते का लॉकडाउन कर रहे हैं ये हमारी भलाई के लिए है और इसके बाद अच्छा होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इससे एक पॉजिटिव अपने आप में एक वाइब लाएंगे कि ये एक भलाई के लिए है सभी के, तो हम इससे कम हमको स्ट्रेस होगा। दूसरी बात, जैसा कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, जिनसे है कि हम अपना व्यायाम करें घर पे ही रह के, हम अपने आप का अपना मनोरंजन करें, अपने आप को एंगेज रखें। एक बात जिसको हम बार बार कहते हैं कि अपने आप को आप बिजी रखिए, एंगेज रखिए।
कंस्ट्रक्टिव चीजों में अपनी एनर्जी लगाइए। उससे क्या होता है, हमारे जो मन का हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं इस तरह के, जो कि पॉजिटिवली जब सिक्रीट होते हैं तो हम खुश हम खुश हो जाते हैं और हम हैप्पी फील करते हैं। इसीलिए अगर हम दूसरों की केयर करेंगे, केयर हम कैसे कर सकते हैं, हम फोन पे पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं, आपको कोई समस्या है क्या, हम उसका समाधान कर सकते हैं। तो उससे अपना भी स्ट्रेस कम होता है और दूसरे का तो होता है। जी हाँ, तो अपने आप को सबसे बड़ी बात है बिजी रखिए और ऐसा काम करिए जिससे आपका मन खुश हो। डॉक्टर, बहुत सारे लोगों ने अपनी हॉबीज को री इन्वेंट किया है, जो भूली हुई अपनी हॉबीज थी, अब उनको उसमें वो दोबारा ऑक्यूपाई हो रहे हैं, दोबारा उनको यूज कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट भी देख सकते हैं लॉकडाउन का। और ऐसे ही आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रहिए, तभी इस चुनौती से पार पा सकते हैं। डॉक्टर दीपक, जैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में संक्रमण की दर दोगुनी होने की रफ्तार उसकी गंभीरता को मापने का पैमाना हो गई है, और अगर भारत में देखें तो ये 11 दिन बताई जा रही है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, जब से हमने लॉकडाउन किया भारत में, जब से लॉकडाउन हुआ तो इसकी जो दोगुनी होने की जो रफ्तार है, जैसा आपने कहा, वो कम हुई है। जैसा हम जानते हैं कि शुरू में लगभग 4 दिन के आसपास थी और अब वो 11 दिन के आसपास है। तो ये एक तरह का टूल है जिससे कि हम उसको देखते हैं कि अच्छा ये कितना गंभीर है अभी। तो और यही जो और 14 दिन के लिए बढ़ाया गया है, इससे भी यही है कि ये और कम हो जाएगा, जिसको हम लोग फ्लैटनिंग द कर्व कहते हैं। एक टर्म आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी, जिसका मतलब है, देखिए इसका समझने वाली बात यह है कि अब हम जान रहे हैं कि हमारे देश में काफी लोगों में संक्रमण हो रहा है, पर अगर यही संक्रमण इकट्ठा एक साथ हो जाएगा तो उन लोगों को जो केयर चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर धीरे धीरे होता है तो हॉस्पिटल्स की मोर देन सफिशिएंट कैपेसिटी है अभी, जिस रेट पे हो रहा है उससे, उसको आराम से डील करनी। अगर आप देखेंगे कि इस टाइम किसी भी एक राज्य की बात करेंगे, उस राज्य में जितने नंबर ऑफ केसेस हैं उनसे कहीं ज्यादा क्षमता है उनको डील करने की। तो जब तक हम इस परिस्थिति में रहते हैं तब तक वो कोई बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं है। जी, पर डॉक्टर, अगर देखा जाए जैसे जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दोगुनी होने में अधिक समय लग रहा है, जो एक अच्छा संकेत है, पर लोगों के मन में एक आशंका भी रहती है कि जो साथ साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, तो इसकी क्या वजह है? जी देखिए, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमें उसमें ये भी देखना चाहिए कि कितने मरीज ठीक होके गए हैं, कितने मरीज ऐसे हैं जिनमें की जो उनके अंदर सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो ना के बराबर हैं। तो आप अभी हम लोग जैसे अपने अस्पताल में भी देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग, नियरली 80% लोगों को जो सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं या वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। उसी जैसा पीछे न्यूज में भी आया, जैसा अब सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि ऐसा है। तो अगर तो ये जो आशंका है, तो आप ये मानिए कि जो भी हम नंबर देख रहे हैं उसमें से बीमार, इस बात को हम इस तरह समझा सकते हैं कि आमतौर पे आप किस परिस्थिति में जाके अस्पताल में भर्ती होते हैं, वैसी परिस्थिति 20% से ज्यादा लोगों की नहीं है। जी, तो इस बात से भी हमारी आशंका, हमारी चिंता कम होती है। ये और जो लोग, जितने लोगों को इस टाइम पे केयर चाहिए, उतनी फैसिलिटीज इस टाइम पे हैं। जी हाँ, हमारे देश में अभी अवेलेबल है। और डॉक्टर साहब, आप श्रोताओं को भी अपने साथ कार्यक्रम में जोड़ लेते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुल गई हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। इसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, 011-2331-4444। और मध्य प्रदेश के दमोह से जुड़ गए हैं रघुवीर जी। हेलो जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं दमोह से बोल रहा, रघुवीर पटेल। हाँ जी जी, सवाल पूछें। जी, मैं पूछना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति के लिए अगर वो कोरोना वायरस है तो इसके लिए प्राथमिक लक्षण क्या होंगे मैम उसके? जी, वो पहचान नहीं पा रहा कि हमारे लिए है या नहीं है, तो प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं कोरोना वायरस के? जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब से। जी, इसके कोरोना वायरस के प्राथमिक लक्षण जो होते हैं, जो नॉर्मली हम जिसको फ्लू बोलते हैं, फ्लू लाइक होते हैं, जो अगर हम समझें तो जैसी मामूली सर्दी खांसी जुकाम जैसा होता है, तो जिसमें कि सिर दर्द होना, बदन दर्द, बुखार, खांसी, गले में दिक्कत तकलीफ होना,
आमतौर पे इसी तरह के लक्षण होते हैं। कुछ लोगों में हमें कुछ एटिपिकल सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि उनके पेट में तकलीफ हो सकती है या उनको किसी और कोई और सिस्टम, कोई और अंग उनका इन्वॉल्व हो सकता है, पर मुख्यतः उनके अंदर इसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कि मामूली सर्दी खांसी जुकाम में हो। उसी से हमें पहचानना होता है। हालांकि पहचानने के लिए एक बहुत बड़ा जो जिस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं वो ये है कि क्या आप किसी के संपर्क में आए हैं जिस व्यक्ति को ऐसा था। अगर संपर्क में आए हैं तो फिर हमको अपना जो शक का दायरा है वो बड़ा करना पड़ता है, और नहीं आए हैं तो हमारा शक का दायरा जो है वो छोटा है। जी डॉक्टर, लक्षणों की बात हुई, अगर हम हाल ही में एक रिपोर्ट देखें तो नए लक्षण भी जैसे सामने आ रहे हैं, जैसे कंपकपी होना, ज्यादा ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले के चुभन के साथ जो दर्द होता है, या गंध या स्वाद महसूस ना होना, या बच्चों के पांव में नीले या बैंगनी रंग के निशान दिखना। तो ये जो लक्षण आ रहे हैं, क्या ये सही है या ये हमें मालूम नहीं थे, या ये वायरस अपना रूप बदल रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लक्षण आए हैं सामने जो कि टिपिकल नहीं है। और जैसे आपने बोला कंपकपी लगना, या कुछ लोगों का जैसे हम कहते हैं कि उनको किसी की स्मेल नहीं पता लग रही है या टेस्ट नहीं पता लग रहा, और जैसे आपने कहा निशान पड़ जाना, ये निकल कर सामने आ रहे हैं। ये हम ये नहीं कहेंगे कि वायरस जो है वो अपना रूप बदल रहा है। ये आप एक बात समझिए कि जब किसी बीमारी के बहुत ज्यादा केसेस होते हैं तो उनमें से कुछ केसेस हमेशा एटिपिकल होते हैं। ये किसी भी बीमारी के लिए ये बात जो है वो लागू होती है जी। और लेकिन क्योंकि आमतौर पे हम लोग इतने सारे केसेस एक साथ नहीं देखते तो हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, वो जानते हैं कि कुछ बीमारियों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कम कॉमन होते हैं, और वो तो इसलिए हम उनको बोलते हैं कि दीज आर द लेस कॉमन सिम्टम्स। तो वो इस टाइम वो सामने आने लगे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या लक्षण होते हैं, तो हम उन लक्षणों की बात करते हैं जो मुख्यतः होते हैं जी। अगर हम उन लक्षणों की बात करने लगेंगे जो कम कॉमन होते हैं तो उससे जो हमारा ध्यान है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो उस चीज को इसीलिए एक्सपर्ट्स पर छोड़ा जाता है। जी। एक और श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, प्रशांत जी। हेलो। प्रियंका जी, मैं प्रशांत नहीं, निशांत हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मैं थोड़ा एग्जांपल देके मैं ये कहूंगा कि देखो, हमने 14 तारीख को, हेलो जी जी निशांत जी सुन रहे हैं आप। हमने 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म हुआ था, तो हमारे केस में कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या तकरीबन 9,000 थी, और आज तकरीबन 36,000 के करीब क्या है। तो मतलब ये क्या सिस्टम है? डबलिंग रेट का सिस्टम क्या है, जरा बताने की कृपा करेंगे। आप सरकार कह रही है कि 11 दिन में डबलिंग रेट हो रहा है, तो ये तो वाकई में 11 दिन में ये हो रहा है, कैसे समझाओगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है निशांत जी आपका, और ये इसको समझना बहुत जरूरी है। हेलो। जी डॉक्टर जी, तो निशांत जी का बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसको समझेंगे हम तो हमारी चिंता कम होगी। क्या होता है कि जब केसेस का एब्सोल्यूट नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो अगर डबलिंग रेट सेम हो, मैं उदाहरण के तौर पे, जैसे इन्होंने कहा, मैं उदाहरण देके समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक आंकड़ा है 2, तो उसका जो डबलिंग होगा वो 4 होगा, जिसमें कि वृद्धि सिर्फ 2 की हुई। लेकिन अगर हमारे पास आंकड़ा है 200 और उसकी डबलिंग होगी तो वो 400 होगी, जिसमें कि वृद्धि हुई 200 की। तो 2 और 200 में बहुत अंतर है। तो इसलिए अगर डबलिंग रेट 200 से 250 भी होता है तो वो 200 से 4 होने के मुकाबले वो स्लो है। ये एक देखने का तरीका है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स समझनी पड़ती है इस चीज के लिए। जी डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी पूछा था, यही आशंका रहती है लोगों के मन में कि मरीजों की संख्या कैसे बढ़ रही है। वही एक चीज को देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और जब हम इस चीज को डीपली स्टडी करते हैं तो उसीलिए डबलिंग रेट वहां पे आता है कि अगर हम उसके ऊपर कोई उपाय नहीं करेंगे, सपोज लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, और अगर वो 4 गुना की संख्या से 4 डेज में अगर वो डबलिंग होता रहेगा, तो आप देखिए कि 12 दिन में वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तबकि अभी सिर्फ 11 दिन में वो डबल हो रहा है। जी, तो उम्मीद करते हैं निशांत जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बड़ौद से जुड़े हैं महेश शर्मा जी। हेलो महेश जी, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार।
मैं शर्मा बड़ौद से जी। मैं पूछना चाह रहा कि मानसिक रूप से तनाव बनता जा रहा है, तनाव का कोई निदान बताइए और खाने पीने में हम क्या क्या सावधानी बरतें। जी, तनाव जो अब एक बहुत बड़ी समस्या एक उभर कर आ रही है इस लॉकडाउन पीरियड में, उसको कैसे संभालें? जी, मेरे को लगता है हमने शुरू में जी चर्चा भी की थी, डिटेल में बात की है। और अगर फिर भी आप उसको खुद नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो आपको आपके जो नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, आपको उनसे सलाह ले सकते हैं। आजकल टेलीफोनिक कंसल्टेशन अवेलेबल है और अनेक हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं। आप उनसे कॉल करके अपने लक्षण या अपनी चिंताएं बता सकते हैं और वो आपकी काउंसलिंग फोन पे ही कर सकते हैं। जी हाँ, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 1075 1075, आप इस पर भी कॉल करके अगर कोई समस्या है तो आप उसका निदान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने खाने पीने को लेकर भी पूछा था, तो खान पीन पर किस तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, हम लोग लॉकडाउन में अपनी जो ये ध्यान रखें कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम ना हो। कई बारी ऐसी टेंडेंसी होती है कि हम लोग खाली होते हैं तो ओवर ईटिंग करने लगते हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो अपने खान पान की जो मात्रा है, एक तो उसको लिमिटेड रखें। दूसरी बात, अपने खाने को हम ध्यान दें कि वो एक बैलेंस डाइट हो। तो हम ये देखें कि हमने कितना प्रोटीन खाया, कितना कार्बोहाइड्रेट खाया, कितना फैट खाया, और उसको ध्यान में रखते हुए ही हम खाएं। ऐसा ना हो कि हम जंक फूड ज्यादा खा लें या हमारे जो खाने में विटामिन या मिनरल्स की कमी हो जाए, तो वो ध्यान रखा जाए। देखिए, हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम्स हैं, वो लोग काफी सारे उपाय बताते हैं जो कि हम अपनी डाइट में चाहें तो उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि कुछ चीजों से हमारी इम्यूनिटी भी बेटर होती है। और डाइट डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। जी डॉक्टर, जैसे हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, इन दिनों दिल्ली और मुंबई की थोक मंडियों से, जैसे आजादपुर और एपीएमसी में कुछ व्यापारियों को संक्रमण हुआ, उससे सब्जी विक्रेताओं को हुआ। तो ऐसे में जो सब्जी खरीदते हैं और घर में लाते हैं, तो उस दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि इस बीमारी का जो प्रसार है, जो ये बीमारी फैलती है, वो मुख्यतः दो व्यक्तियों के आपस में संपर्क में आने से आती है। जी, मेन जो रीजन है वो ही है कि जब दो लोग आपस में पर्सन टू पर्सन क्लोज कांटेक्ट होता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल हम जानते हैं कि ये फोमाइट से यानी कि वस्तुएं से भी ट्रांसमिट हो सकता है, और उसीलिए ये कहा जाता है कि जो भी हम वस्तु छू रहे हैं या ले रहे हैं, अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि सब्जियां हैं, तो पहली बात तो ये मानना कि जो सब्जी विक्रेताओं को हुआ है वो सब्जी से हुआ है, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। वो उनको इसलिए हुआ क्योंकि वो वहां पे गए, उन व्यक्तियों के संपर्क में आए जो उसके थोक विक्रेता थे, और इसलिए उनको होने की संभावना ज्यादा है बनस्पत की इससे कि उनको सब्जियों से हुआ। तो ऐसा समझना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरी बात, सब्जियां अगर आप ले रहे हैं, आपको लगता है कि जो सब्जी विक्रेता है वो संक्रमित हो सकता है, तो आप सब्जियां लेके उनको जिस भी तरह से हो सके आप साफ करें उनको। उसके बहुत सारी लोग पद्धतियां बताते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिनको हम उबाल लेते हैं, तो हम जैसा कि जानते हैं कि 60-70 डिग्री के ऊपर ये वायरस सर्वाइव नहीं करता अगर आधे घंटे तक बॉईल कर लेते हैं उसको, या तो हम उसको किसी और तरीके से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे जो प्लास्टिक की चीजें हैं उन पे इसका जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा पाया जाता है। तो हम जो कंटेनर है जिसमें सब्जी लिया है उसको ज्यादा ना छुएं, या उसको छुएं तो हैंड हाइजीन करें और सब्जियों को लेके साफ करके धो के और फिर पकाएं। जी हाँ, गर्म पानी में अगर जो पॉसिबल है सब्जियां उसको धो लें, नमक वगैरह जैसे और भी बोलते हैं डालकर, और कोशिश उसकी अनेक पद्धतियां लोगों ने कही हैं। अभी किसी पे कोई स्टडी नहीं है कि ये ठीक है, और उसमें ज्यादा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कोई बहुत साइंटिफिक एविडेंस नहीं है उसको। जी, असम से जुड़े हैं अजदुद्दीन अली जी। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, जैसे कि मैं जानकारी मांग रहा हूँ, जैसे कि ठंडा का दिन में तो सर्दी एलर्जी होता है बहुत,
गर्मी में तो कम में होता है, उसके वजह से क्या कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है क्या? एलर्जी से डॉक्टर कोरोना वायरस होने की आशंका रहती है? नहीं, देखिए ये अच्छा सवाल है। ये शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि एलर्जी और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों में कैसे पता लगाएंगे कि ये दोनों भिन्न है, या किसी व्यक्ति को लक्षण आए तो उसको एलर्जी है कि कोरोना वायरस है। मुझे लगता है शायद उनका सवाल ये है। और ये कह रहे हैं कि सर्दी में तो एलर्जी हो सकती है, पर आजकल के दिन में तो ये बात ठीक है। देखिए, कोरोना वायरस जो है वो संक्रमण है, वो एलर्जी नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के संपर्क में नहीं आया है, किसी दूसरे व्यक्ति के जिसको कोरोना वायरस है, तो उसको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अगर उसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आप सपोज 40 दिन से अपने घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, और आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं और आपको कुछ सिम्टम्स हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो एलर्जी होगी आपको। और क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाला संक्रमण है। और हाँ, ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि लक्षण जो इनके लक्षण हैं वो काफी मिलते जुलते होते हैं। जी, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं दुलाराम जी। हेलो जी, दुलाराम जी, स्वागत है कार्यक्रम में। जी मैडम, दुलाराम चक्कर बड़ा जिला ब्लॉक से छत्तीसगढ़ से बोल रहा था जी। मैडम, मेरी उम्र 55 साल की है, मुझे 8 सालों से क्या है सांस लेने में तकलीफ होती है जी। तो जानना ये चाहता हूँ कि अभी मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए। अभी मैं बाजार जाता हूँ जैसे जी, तो कई बार लोगों से मिलता जुलता भी हूँ। अब क्या सब्जी लेने जानी पड़ती है, किराना सामान तो किसी न किसी टका होता रहता है। जी दुलाराम जी, देखिए, आपको पहली बात तो आपको सांस का रोग है जो 8-10 साल से है, तो आपको अपना उसके लिए उपचार कराना चाहिए कि वो कौन सा है। अपने नजदीकी जो भी निकटतम आपके चिकित्सक हैं उनको दिखा के आप पूछें कि क्या बीमारी है। अगर आपको वो स्पेसिफिक जो आपका ट्रीटमेंट है उस बीमारी का, वो आपको देंगे। अगर आप वो लेते हैं तो आपकी ये बीमारी ज्यादा वर्सन नहीं होगी, खराब नहीं होगी। जहां तक बात प्रिकॉशंस लेने की है, तो वही प्रिकॉशंस जो बाकी सब लोग जिनको ये बीमारी नहीं है जो उनको लेना है। जब आप मार्केट में जाते हैं, आप अपने मुंह को ढक के जाएं, दूसरे लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें, अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, चाहे साबुन से धोएं 40 सेकंड के लिए या सैनिटाइजर से धोएं 20 से 30 सेकंड के लिए। हाथ धोने की विधि जो है वो बार बार अनेकों जगह बताई गई है, उसका अनुसरण करें। और अगर आपको इतने सालों से सांस की बीमारी है, तो कुछ लोगों को, जो हमारे खास तौर पे जो लोग 65 वर्ष के ऊपर होते हैं, हम उनको एक वैक्सीन दे देते हैं, जिस वैक्सीन से उनको कुछ बीमारियां बच जाती हैं। हालांकि कोरोना वायरस के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो कोरोना वायरस से नहीं बचाव होगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए तो वही सावधानियां हैं जो कि बार बार हम लोग बता रहे हैं। डॉक्टर, जैसे अभी ये लॉकडाउन पीरियड है और बचने के लिए कहा जाता है जितना कम हो सके आप घर से निकलिए, तो अभी जैसे डॉक्टर से भी संपर्क करना हो तो क्या इतनी आसानी से मतलब पॉसिबल है डॉक्टर के पास जाना? अगर कोशिश आप ठीक कह रहे हैं, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि लॉकडाउन में अगर आपको, देखिए, जब तक बहुत जरूरी ना हो आप ना जाएं। और अगर आपको पहले कोई किसी डॉक्टर ने देखा हुआ है तो आप उनसे फोन पे संपर्क करके सलाह ले सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। जितना फोन पे पॉसिबल है उतनी वो आपको सलाह दे देंगे। और जिस तरह ये बता रहे हैं, तो अभी तो ये स्वस्थ हैं, ये सावधानी की बात पूछ रहे हैं कि क्या सावधानी लेनी चाहिए, तो उसी के लिए हमने बताया। और ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हैं जो अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे चिकित्सा कर्मी हैं जो कि कोविड में या कोरोना वायरस में लगे हुए हैं, तो उनकी जो जनरल अवेलेबिलिटी है वो अभी नहीं है। तो ये समस्या तो है, पर लेट अस होप कि अब जैसे जैसे सिचुएशन में सुधार होगा तो उसका भी निदान हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप जो इसके प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं, वो बरतें। जैसे बाहर निकलते हैं तो जरूर मास्क पहनकर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिए। फरीदाबाद से जुड़े हैं अनवर जी। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार अनवर जी। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। मेरा प्रश्न ये है मैम और डॉक्टर साहब कि ये प्लाज्मा और सैनिटाइजर क्या चीज है? जी,
देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और शायद हम लोग इनके बारे में बात करते रहते हैं पर कभी हम बोलते नहीं हैं कि ये क्या है। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि सैनिटाइजर क्या चीज है। सैनिटाइजर जो है वो वर्ड सैनिटाइज से आया है, जिसका अर्थ होता है कि किसी चीज को साफ करना। सैनिटाइजर एक तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर कम से कम सर एक मिनट मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। प्रश्न का उत्तर आप बाद में दीजिएगा, मैं ले लूंगा उत्तर। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ सर, अभी मैं क्योंकि लाइन पे बना हुआ। सुबह में इस कार्यक्रम को दोबारा प्रसारित किया जाता है और 10 मिनट के बाद ही बिजली कट जाती है और पूरे प्रोग्राम तक आखिर तक बिजली नहीं आती है। तो उसका तो हल यही है कि आप इसी टाइम सुन लें, इसी टाइम जिस टाइम बिजली आती है उस टाइम सुन लीजिए। जी अनवर जी, आप हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहता है प्रोग्राम, आप उस पर भी सुन सकते हैं newsonair.com। और अभी तो आप लाइव जुड़े ही हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब दे दे डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर जी, तो सैनिटाइजर जो है वो एक लिक्विड पदार्थ है जो कि आमतौर पे किसी बॉटल या कंटेनर में आपके पास आता है, जिसके अंदर अल्कोहल की मात्रा 70% के से अधिक या 70% होती है, जिसके कारण जब आप उसका उपयोग करते हैं तो जो आपके हाथों पे या त्वचा पे लगे हुए वायरस है वो मर जाता है और आपका संक्रमण का चांस कम हो जाता है। और उसको भी यूज करने की विधि है पूरी कि हाथ को कैसे सैनिटाइज करना है, वो बिल्कुल सेम है जैसे हाथ को साबुन पानी से धोने की है, उसी से मिलती जुलती विधि है। दूसरा इन्होंने पूछा कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा हमारे शरीर में जो रक्त बहता है, अगर हम उसमें विभिन्न तत्व होते हैं जिसमें कि कुछ सेल्स होते हैं और बाकी लिक्विड होता है। तो सेल्स जो अनेक तरह के सेल्स होते हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, अगर हम उनको काउंट ना करें तो जो बचता है, जो तरल पदार्थ बचता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। जो एक व्यक्ति कोविड से संक्रमित है उसके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता या जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं वो डेवलप हो जाती है और उसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज आ जाती हैं जो कि इस बीमारी से लड़ने में सक्षम होती है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित होकर ठीक हो चुका है, हम उसका अगर खून लेंगे तो उसके खून में जो तरल पदार्थ है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उसके अंदर वो एंटीबॉडीज होंगी और वो एंटीबॉडीज अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो वो उसके अंदर जाके कोरोना वायरस को लड़ने में काम आएंगी और उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगी। बिल्कुल, आपने जैसा प्लाज्मा थेरेपी की आप जैसा बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी दवाएं हैं, थेरेपीज आ रही हैं, प्लाज्मा थेरेपीज, और रेमडेसिविर नाम की जो दवा है कि इससे आशा जगी है कि शायद ये संक्रमण मुक्त कर सके। तो ये प्रयोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं डॉक्टर? देखिए, इस टाइम पूरा विश्व जो है वो इस मामले में एकजुट है। अनेक बहुत सारी चीजों पर शोध चल रहा है जिसमें कि ट्रीटमेंट निकाला जा रहा है। जिससे कि एक आपने रेमडेसिविर की बात की, ऐसी अनेकों दवाई हैं, फेविपिराविर है, जिन पे ट्रायल्स चल रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि क्या वो कारगर हैं और कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है सामने। प्लाज्मा थेरेपी जैसे अभी हमने बात की उस पे हो रहा है। वैक्सीन, 8 प्रकार की वैक्सीन पर वर्क हो रहा है इस टाइम, जो कि 8 प्रकार की कह रहा हूं और उनमें 8 प्रकार की में भी बहुत सारी तरह के आगे चीजें हैं जिन पे कि इस टाइम शोध चल रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन निकाली जा सके। और उसके अलावा जो बाकी है ट्रीटमेंट, जो लोग ज्यादा सिक होते हैं उनके अंदर जिनको क्रिटिकल केयर की या आईसीयू की जरूरत पड़ती है, उनके अंदर क्या हम ऐसा नया कर सकते हैं या क्या ऐसा डिफरेंट कर सकते हैं कि वो लोग जल्दी से ठीक हो जाएं। तो इस मामले में तो पूरे विश्व में शोध चल रही है और भारत भी कहीं पे बहुत आगे है इन चीजों में। जी, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी से एक वैक्सीन आ जाए और पूरे जो विश्व है उसका कल्याण कर सके। भिवानी से जुड़े हैं हरपाल जी। हेलो जी, नमस्कार हरपाल जी, सवाल पूछें। जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी हमारी तरफ से प्रणाम कहिएगा। प्रणाम हरपाल जी। सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल बच्चे भी लॉकडाउन में रहते हैं, स्कूल का भी छुट्टी पड़ी हुई है और स्कूल तो जा नहीं सकते, खेल कूदने के लिए बाहर भी नहीं निकल सकते वो, और ऐसे में घर में ही रखा जाता है उनको, तो उनके स्वास्थ्य पे रूटीन चेंज हो गया तो क्या असर पड़ेगा सर? उनको कैसे संभालेंगे उनके? जी हरपुल जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक तो आजकल ज्यादातर विद्यालयों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं
जो विद्यालय नहीं शुरू कर पाए हैं, तो बच्चों के लिए बहुत सारे ओपन और फ्री ऐसी ऑनलाइन क्लासेस हैं जो कि किसी भी कक्षा के बच्चे उन पर जाके और अपना आगे सीख सकते हैं, अपना ना सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में वो सीख सकते हैं। पर इनका क्वेश्चन इस टाइम स्वास्थ्य के बारे में है, तो बच्चे अपनी एक्टिविटी जो है घर में ही मेंटेन रखें। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ लोग जिन घरों में छत अवेलेबल है, कुछ लोग छत पे अपना सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वहां पे वो कुछ वक्त व्यतीत कर सकते हैं, कुछ खेल सकते हैं, घर में रह के खेल सकते हैं, घर में रह के व्यायाम किया जा सकता है। खाने पीने का ध्यान रखें। एक इनफैक्ट इसमें जो एक बहुत बड़ी चीज सामने निकल के आ रही है, ज्यादातर लोग जो शहरों में रहते हैं वो ये कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन के कारण उनको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम शेयर करने के लिए एक मौका मिला जो कि पहले नहीं मिलता था। तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव साइड है जो हम इस लॉकडाउन की देखते हैं। जहां तक बात है स्वास्थ्य की, तो अपनी एक्टिविटी लेवल मेंटेन रखें, अपनी डाइट पे कंट्रोल रखें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्यायाम करें। तो मुझे लगता है कि बच्चे स्वस्थ रहेंगे और बच्चे जो है वो घर में एक खुशी का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। जी हाँ, जैसे हमारे एक श्रोता ने भी पूछा था कि हम क्या करें तनाव से मुक्त होने के लिए, तो अगर घर में बच्चे हैं तो उनके साथ समय व्यतीत करिए और जितना हो सके अपने आप को एंगेज रखिए, आपकी जिस काम में रुचि है उसको करने की कोशिश करिए। माउंट आबू से जुड़े हैं प्रभु राम जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार प्रभु राम जी। हाँ नमस्कार जी मैडम जी, आपका क्या सवाल है? ये जो कोरोना वायरस जो चल रहा है ना जी। हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपको, आप सवाल पूछिए। हाँ, कोरोना वायरस जो चल रहा है ना जी। हाँ, तो इसके प्रति मतलब हम इलाज ले तो कैसे लेंगे? जी डॉक्टर। जी प्रभुराम जी, देखिए हर राज्य में, हर जिले में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये सिस्टम पहले से हमारे देश में एग्जिस्ट करता है कि हर जिले में, हर प्लेस पे एक थोड़ी ही दूर पे कोई ना कोई एक कम्युनिटी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो और या कुछ डिस्पेंसरीज हैं या कुछ हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा अपने एरिया में, आपके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जरूर आपको बताया होगा कि आपके एरिया में कौन सा जो है वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है या डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है। तो आपको अपने इलाके में जो भी डेडिकेटेड आपका उसके लिए है, जो जहाँ पे कि कोविड का इलाज होता है, आपको वहां जाना पड़ेगा। इसके लिए सिस्टम पूरे देश में स्थापित हो चुका है और उसके लिए जो विभिन्न कैटेगरी में लोग हैं उनको कहाँ पे हैंडल करना है, किस मरीज के लिए कौन सी जगह उपयुक्त रहेगी, उस सब के निर्देश जो हैं वो सरकार ने जारी कर दिए हैं। जी, और एक हेल्पलाइन नंबर जैसा हम बता चुके हैं कि 1075-1075 है, जिस पर आप कॉल करके ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। अपने सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछे और जुड़े रहे। तो अंत में यही कहेंगे कि मैं भी सब लोगों को नमस्कार। जी, बस मुश्किल वक्त में थोड़ा धैर्य रखें और संकल्प बनाए रखिए ताकि जल्दी से जल्दी हम इस संकट से बाहर निकल सकें, उबर सकें। और ये जरूर ध्यान रखिए कि जो कोरोना योद्धा हैं उनकी मूल्यवान और निष्ठावान सेवा को कभी ना भूलें, जो हम सब के लिए इस संकट को उबारने में लगे हैं। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, कल फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे डॉक्टर देश दीपक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।